की जो क्लास हुई उसके अंदर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन और हमने देखा कि एक सरफेस होना चाहिए जहाँ से एयर, खास तौर पे एयर के अंदर ऑक्सीजन वो डिफ्यूज होके बॉडी के अंदर आ सके, ऐसी सरफेस हमको चाहिए। कल हमने देखा अर्थबॉम्ब के अंदर जो स्किन होती है वो स्किन से ही ऑक्सीजन डिफ्यूज होके अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके बाहर जाती है। हमने अमीबा देखा, अमीबा यूनिसेलुलर है और डिजॉल्व्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो सरफेस से अंदर आती है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी जाती होगी। ठीक है, ऐसे ही जब हमने प्लांट देखा तो प्लांट के अंदर जो मोस्ट ऑफ लिविंग सेल थी वो सीधा सरफेस पे ही थी, तो सरफेस की एयर डायरेक्ट आ रही थी हर लिविंग सेल के पास। अंदर तो पूरा डेड सेल था, उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कल हमने ये टॉपिक कवर किए। आज हमको देखना है कि आखिर ह्यूमन बींग्स की इतनी बड़ी बॉडी जिसमें बहुत सारी सेल हैं, उन सेल को ऑक्सीजन आखिर कैसे आती होगी। क्योंकि हमारी अगर हम बॉडी की शेप की बात करें तो ठीक है, हमारी बाहर स्किन की सेल को तो एयर आ सकती है, लेकिन अंदर जो इंटरनल ऑर्गन हमारे लगे हैं उनको एयर कैसे जाएगी। तो हमारे अंदर ये स्किन से एयर एक्चुअली नहीं आ सकती, क्योंकि हमारी स्किन की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। हमारी स्किन सेल की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, हम सीधा एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। पहली बात तो ये दिमाग में आना चाहिए। हमारे यहाँ इंटरनल ऑर्गन इतने ज़्यादा हैं और इतनी सारी लिविंग सेल हैं, उन सेल को ऑक्सीजन भेजना बाहर बॉडी सरफेस से काम नहीं चलेगा। हमको वो पतली सी थिन वाली मेम्ब्रेन जिससे गैस डिफ्यूज होके अंदर बाहर होती हैं, वो सिस्टम अंदर डेवलप करना पड़ेगा और बाहर की एयर को उस सिस्टम में भेजेंगे और वहां से एयर पूरी बॉडी को अंदर ही अंदर ट्रांसफर होगी थ्रू द ब्लड। ठीक है, तो देखते हैं वो अंदर वो सरफेस कहाँ है। एक्चुअल में वो एक ऑर्गन बना लेती है वो सरफेस, जिसे हम बोलते हैं लंग्स, और लंग्स में एटमॉस्फेयर की एयर अंदर पहुंचती है और वहां से वो ब्लड में डिफ्यूज होके ऑक्सीजन हमारी बॉडी की हर सेल को, चाहे वो सिर में हो या हमारे चेस्ट में हो, हमारे एब्डोमन में हो या लेग में और हैंड में हो, हर जगह ब्लड ही उस ऑक्सीजन को डिलीवर करेगा और ब्लड को ऑक्सीजन आएगी लंग्स में से, वो सरफेस लंग्स में मिलने वाली है। तो देखते हैं क्या सिस्टम है रेस्पिरेशन करने का ह्यूमन बींग्स में। इसे हम बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा क्या होता है, कैसे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। ऑक्सीजन तो चाहिए ना, ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया था। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो एयर है एटमॉस्फेयर में, सबसे पहले वो नॉस्ट्रिल्स, जो दो नॉस्ट्रिल्स हैं हमारे पास, उनसे अंदर आएगी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। हालांकि आप बोलेंगे सर हमारे तो माउथ से भी आ सकती है, ये सपोज आपका माउथ है, आ सकती है, और यहाँ से ये जो एयर आएगी वो एक्चुअल में एक कॉमन पाइप में आएगी। आप देखिए, ये अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम अपने हिसाब से आपको बनाऊं तो ये आपका हो गया माउथ। ठीक है, ये आपका माउथ है, यहाँ पे आपके दांत लगे हैं दोनों साइड में, ये जीभ लगी है, यहाँ से भी एयर आएगी तो भी यहाँ पहुँचेगी और नॉस्ट्रिल से एयर आएगी तो भी यहाँ पहुँचेगी। आप बोल रहे सर पहुँचना तो हवा को यहीं है, तो क्यों ना हम माउथ से एयर लेना शुरू कर दें। हमको नाक की क्या जरूरत है? ये नॉस्ट्रिल्स जिनको हमने बोला था नेजल पासेज, इनको क्या बोला था? नेजल पासेज। तो हवा यहीं से आना आखिर क्यों जरूरी है?
माउथ से भी आ सकती है, ठीक है, आप ले सकते हैं। जब आपकी कोई नाक बंद कर देता है तो आप माउथ अपने आप खुल जाता है और हवा जाना शुरू हो जाती है। वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। एक्चुअल में इस नेजल पासेज में छोटे 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 बाल लगे हैं, हेयर लगे हैं इसमें। हाँ, दोनों नाक के अंदर छोटे छोटे बाल लगे हैं और इसकी सरफेस पे म्यूकस, चिपचिपा सा वाटरी कंटेंट भी पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए, नाक एकदम ड्राई नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा गीलापन होता है, वहाँ होता है म्यूकस। वहाँ क्या होता है? म्यूकस होता है, हेयर होते हैं नॉस्ट्रिल्स के अंदर। तो अगर एटमॉस्फेयर की एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स अंदर जाएगी तो जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया हैं, वो जब इन रास्तों से जाएंगे तो ये बालों में चिपक जाएंगे, बाल उनको अंदर नहीं जाने देंगे। कुछ बालों से भी छूट जाएगा तो जो गीला गीला सरफेस है उस पर वो चिपक जाएंगे। बाद में हम उस गीली सरफेस को बाहर कर देते हैं, टाइम टू टाइम साफ करते रहते हैं नाक की। ठीक है, तो कुल मिला के अगर नॉस्ट्रिल से एयर अंदर आएगी तो एक तो वो प्योरी फॉर्म में हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी, उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाएगा और उसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं वो डस्ट पार्टिकल भी चिपक जाएंगे म्यूकस के साथ। तो कुल मिला के यहाँ से फिल्टर होके हवा यहाँ पे आएगी। एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि नेजल पैसेज एयर फिल्टर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। गरम गरम हवा आई और इस ठंडी ठंडी जगह से जब जाएगी तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल हो जाएगी। ज़्यादा गर्म हवा अंदर जाएगी तो उस पतली सी मेम्ब्रेन को जहाँ से डिफ्यूजन होगा उसको वो डैमेज कर सकती है, ज़्यादा गर्म हवा लेना। तो ये कुल मिला के टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही फिर अंदर एयर जाएगी। यहाँ ये जो म्यूकस है वो थोड़ा हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब थोड़ा रास्ता देखते हैं। ये एक ऐसी जगह है, यहां से लेके यहां तक ये एक ऐसी जगह है जिसमें माउथ का फूड भी आएगा और नॉस्ट्रिल्स की एयर भी आएगी। दोनों इस जगह पे आ सकते हैं, ये वाली जगह। ठीक है, हमारे जैसे हम जीभ के पीछे का जो एरिया देखते हैं वहीं पे नाक आपकी खुलती है, अंदर दो छेद खुलते हैं। तो ये जो जगह है इस जगह को बोलते हैं हम फेरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ये थोड़े से नाम आपको दिमाग में डालने पड़ेंगे कि एयर का रास्ता कैसा कैसा है। एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स में आएगी, नेजल पासेज में आएगी और नेजल पासेज से एयर मूव करते करते पहुंचती है फेरिंग्स के पास। ठीक है, अब जो ये फेरिंग्स है, अब ये फेरिंग्स के बाद दो रास्ते हो जाएंगे। एक में तो फूड चला जाएगा, एक में तो क्या चला जाएगा? फूड। और फूड जिस पाइप में जाता है हमने पढ़ा था उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, ईसोफेगस। और ईसोफेगस आगे जाके ये आपका स्टोमक में पहुंचेगा। ये रास्ता मैंने जब न्यूट्रिशन पढ़ाया था तब समझाया था। जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो फूड यहां से जाएगा। लेकिन ये जो पाइप जा रहा है उससे पहले यहां पे एक छोटा सा छेद होता है, एक छोटा सा होल होता है, सपोज यहां पे, और ये आपके गले में होता है, ऐसे फूला हुआ सा पार्ट होता है और वहां से एक पाइप निकलता है। ये पाइप, इस पाइप में केवल और केवल हवा अंदर आएगी। अब आप सोच रहे सर इस पाइप में तो जो फूड खाया वो भी अंदर घुस जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां इस रास्ते के ऊपर एक ढक्कन लगा है इस तरह का। अगर ये फूड आएगा तो इस ढक्कन ये बंद हो जाएगा और फिसल के फूड केवल इधर आएगा। ठीक है, और जब आप कुछ खा नहीं रहे, जब कुछ आप निगल नहीं रहे, उस वक्त ये ढक्कन ओपन रहता है तो हवा यहां से मूव करके, अब ये ढक्कन थोड़ा ऊपर रहेगा तो हवा यहां पे आ जाएगी। हाँ, हवा इधर भी जाएगी तो कोई काम की नहीं है, हमको तो हवा इस पाइप में चाहिए। तो ये पाइप जनरली खुला रहता है
लेकिन जैसे ही आप कुछ निगलते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, जो फूड को इस पाइप में जाने से रोकता है। ये ढक्कन बड़ा काम का है। इस ढक्कन को क्या बोलते हैं, ये याद रखना है। हाँ, मैंने ये अब देखो दोबारा से बना देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आए। ये हो गया पाइप आपका, और ये मैंने लगा दिया इस तरह से ढक्कन। थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको लगे कि इसमें अब नहीं जाएगा फूड। जो भी फूड जाएगा ये फिसल के इधर आ जाएगा नीचे। तो इनके थोड़ा नाम याद करते हैं। हाँ, इसको हम बोलते, जो एक फूला हुआ सा पार्ट है, इस फूले हुए, आपने गले पे देखा होगा, एक मोटा मोटा सा गले पे दिखता है, ये ऊंचा, हाथ टच करके देखो तो आपको समझ में आएगा गले पे। ये जो फूला सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है। और ये जो ढक्कन इसका लगा है, जो फूड को ग्लॉटिस में आने से रोकता है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपीग्लॉटिस। एपी, एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर लगा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं एपीग्लॉटिस। आपसे पूछा जाएगा कि फेरिंग्स में एयर और फूड एक साथ पाए जाते हैं, लेकिन फूड कभी भी विंड पाइप में नहीं जाता। इसको हम अभी कॉमनली क्या बोल रहे हैं, विंड पाइप। ये केवल ऐसा पाइप है जिसमें हवा जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले एयर आई नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से पहुंची फेरिंग्स में, फेरिंग्स है यहां पे, फेरिंग्स से एयर पहुंच गई ग्लॉटिस में, केवल एयर पहुंचेगी ग्लॉटिस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, अब देखो मैं एक बार फिर से इसको ऐसे ही बनाया। आप बोलेंगे सर यही बनाते रहोगे क्या? भाई थोड़ा सा देख लो, अभी कुछ बाकी है। यहाँ पे एक फूला सा पार्ट मैंने बनाया, ग्लॉटिस। अब इसके अंदर क्या है, यहां पे होते हैं छोटे छोटे फाइबर, प्रोटीन के बने, कार्टिलेज के बने कुछ फाइबर होते हैं। जैसे आपने गिटार के अंदर देखा, तार होते हैं, जो वीणा होती है, गिटार होता है, उसमें तार होते हैं। हाँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। इस तरह से मान लीजिए ये इसमें यहाँ क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं ऐसे। हाँ, और जब आप इन तार को वाइब्रेट करते हो, इनको हिलाते हो, तो एक म्यूजिक, एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, एक साउंड। ऐसे ही यहां पे जो छोटे छोटे तार लगे हैं इस साउंड बॉक्स में, इस ग्लॉटिस के अंदर, इस ग्लॉटिस को हम एक्चुअल में साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स। अब देखिए, यहां से हवा जब आएगी या अंदर से हवा जब बाहर जाएगी तो ये वाइब्रेट करते हैं, और ये वाइब्रेट जब करते हैं तो यहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इस पार्ट को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, एक्चुअली वो साउंड बॉक्स के जो तार हैं वो हिल रहे और एक पर्टिकुलर टाइप का साउंड आ रहा है। जैसे एक बहुत बढ़िया जो म्यूजिशियन होता है, वो इन तारों को हिला के एक पर्टिकुलर सॉन्ग निकालता है। वो सीख जाता है कि इन तारों को कैसे हिलाएं कि गाना निकलना शुरू हो। ऐसा ही बचपन से हम प्रैक्टिस करते हैं, किस प्रेशर से हवा अंदर आ रही है, किस प्रेशर से हवा बाहर जाती है, उसी हिसाब से ये हिलते हैं और उसी हिसाब से एक पर्टिकुलर साउंड हम बोल पाते हैं। मैं जो अभी आपको बोल रहा हूं, एक्चुअली मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, अंदर की हवा बाहर आ रही है, बाहर की हवा अंदर आ रही है, और एक पर्टिकुलर रिदम बना हुआ है। मैं बचपन से सीख गया कि मुझे ये बोलना है तो इनको कैसे हवा अंदर बाहर करनी है। हाँ, तो ये बचपन से, शुरू से कोई बच्चा जानता थोड़ी है, धीरे धीरे सीखता है इस म्यूजिक को बजाना। एक्चुअली ये म्यूजिक ही है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाना बच्चा बचपन से सीखता है और इसीलिए वो बोल पाता है। बात समझ में आ गई? साउंड बॉक्स कहिए या ग्लॉटिस कहिए, और साउंड बॉक्स को बायोलॉजी में नाम दे दिया है लेरिंग्स।
ग्लॉटिस को ही हम क्या बोल सकते हैं, लेरिंग्स कह सकते हैं, LAYRYNX, लेरिंग्स। लेरिंग्स इज ए साउंड बॉक्स। ये वो जगह जहां पर ये साउंड के फाइबर लगे हैं वो पार्ट लेरिंग्स कहलाता है। और ये फूला हुआ जो बॉक्स जैसा है इसको साउंड बॉक्स या ग्लॉटिस बोलते हैं। ये वो पार्ट देखिए, आप कंफ्यूज हो रहे। एयर कहां आई, नेजल पासेज में, नेजल पासेज से कहां गई, फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से कहां आ गई, लेरिंग्स में। लेरिंग्स में, लेरिंग्स बोलिए या आप ग्लॉटिस बोलिए या आप साउंड बॉक्स बोलिए। एक्चुअली मैं लेरिंग्स यूज करूंगा क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एयर कहां पे आ गई, लेरिंग्स के अंदर, और लेरिंग्स से एयर इन तारों को हिलाते हुए, अब हमने हवा किस स्पीड से लिया डिपेंड करेगा, वो वाइब्रेशन ऐसा ही आएगा। अगर आप चुपचाप से हवा धीरे धीरे निकाल रहे तो कोई साउंड नहीं आएगा, आपने जल्दी से कुछ किया तो साउंड आएगा। और ये एयर धीरे धीरे से इस पाइप में आती है। अब जब इस पाइप में आई है तो इस पाइप का नाम हमको जानना पड़ेगा, क्या है। इस पाइप को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इस पाइप को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, BRONCHI, ब्रोंकाई। आप बोलेंगे सर ब्रॉन्ची हो गया, अरे ब्रॉन्ची नहीं बोलते इसको, ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई। एक बार मैं ये पूरा सब साफ करता हूं ताकि ये गंदगी साफ हो जाए। अब मैं देख रहा हूं कि ये हमारा साउंड बॉक्स, और साउंड बॉक्स से ये हमारा पाइप, और इस पाइप को मैंने नाम दे दिया ब्रोंकाई। इस पाइप को क्या नाम दे दिया, ब्रोंकाई। और इस फूले हुए पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया है लेरिंग्स, LAYRYNX, लेरिंग्स, ठीक है। ये यहां पे लगा होगा वो ढक्कन ऐसे, ये साउंड बॉक्स, इसके अंदर फाइबर। तो ये कहानी अगर समझ में आई तो ब्रोंकाई एक कॉमन पाइप है, गले से आगे बढ़ता जा रहा है पाइप। अब ये गला था, यहां पे आपका गला है, थ्रॉट है, थ्रॉट से अब नीचे जा रहा है पाइप, हाँ, पेट की साइड में नीचे, और नीचे जाके इसके दो रास्ते बन गए। कितने रास्ते बने, दो रास्ते बन गए, एक लेफ्ट साइड में गया, एक राइट साइड में गया, ये इस तरह से। अब जब इसको ब्रोंकाई बोला तो ब्रोंकाई की ब्रांच है ये क्या है, ये ब्रोंकाई की ही ब्रांच है। अब इनको एक अलग नाम दे दो। इनको हमने नाम दे दिया ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई की ब्रांच जो है उनको क्या नाम दे दिया, ब्रोंकियोल्स। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नाम गड़बड़ हो गया, थोड़ा सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा मेरा दिमाग इधर उधर चला गया, नाम थोड़ा गलत हो गया, इसको दोबारा से सुधारना है बेटा, हो जाता है कभी कभी। इसको एक्चुअली ट्रेकिया बोलते हैं। ये जो है ये क्या है, ट्रेकिया। ये है आपके ब्रोंकाई। ओह सॉरी, हो गया बेटा, कोई बात नहीं, आप सुधार लेंगे, हाँ। ट्रेकिया इसको बोलेंगे जो लेरिंग्स से निकला, लेरिंग से निकला वो ट्रेकिया। और ट्रेकिया की दो ब्रांच हो गई लेफ्ट और राइट में, ये दो ब्रांच हैं जिन्हें बोलते ब्रोंकाई। क्योंकि आगे जब मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं कुछ गलत पढ़ा गया। ओहो कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, फ्लो ऐसा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाम याद हो गया। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले कहां आ गए, नेजल पासेज। नेजल पासेज से कहां पे आ गए, हम आ गए फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहां पे आ गए, हम आ गए लेरिंग्स में। लेरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स से एयर कहां पे आई, ट्रेकिया में, ट्रेकिया। ट्रेकिया से एयर कहां पहुंच गई, ब्रोंकाई।
ब्रोंकाई कितनी है? 2। ब्रोंकाई कितनी है? 2। एक लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेरे से भी नाम जब ये कंफ्यूज हो गया तो सोचिए आपसे भी होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग में डालना पड़ेगा, ये सीक्वेंस आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि कैसे कैसे एयर आगे जा रही है। अब यहां पे जब बात करेंगे तो हर एक पाइप जो ब्रोंकाई है, अब ये छोटी छोटी ब्रांच में बटेगा, कई सारी ब्रांच बन जाएंगी इसकी, कई सारी ब्रांच ऐसे ऐसे बन जाएंगी, बहुत सारी ब्रांच। और इन ब्रांच की भी ब्रांच बनेंगी, इन ब्रांच की भी ब्रांच बन जाएंगी, और उन ब्रांच की भी ब्रांच बनेंगी। देखो ये क्या नेटवर्क बन गया, बहुत खतरनाक नेटवर्क बन रहा है। एक पाइप आया था और एक पाइप के कितने सारे पतले पतले पाइप बन गए। जैसा इधर हो रहा है ऐसा इधर हो रहा है, बहुत सारी ब्रांच, हर ब्रांच की बहुत सारी और ब्रांच, और ब्रांच की बहुत सारी और ब्रांच। तो इस तरह से एक पूरा नेटवर्क बन रहा है, और इन पाइप को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई की ब्रांच क्या कहलाएंगी? ब्रोंकियोल्स। बात समझ में आ रही है? दोनों साइड में ये पाइप बहुत पतले पतले पाइप बन गए। अब मैं बात कर रहा हूं कि सपोज ये एक पाइप है, जो एक बड़े पाइप के ब्रांच से मान लीजिए ऐसे ऐसे ये पाइप बने। ठीक है, ये पाइप, अब ये पाइप कहीं तो जाके बंद होंगे, तो अब ये बहुत पतली पतली मेम्ब्रेन वाले पाइप हैं और इस तरह से जाके बंद हो जा रहे, ऐसे जाके ये बंद हो रहे, ये पाइप बंद, बस यहां तक ही हवा आ सकती है, हवा आएगी और यहीं से वापस लौट जाएगी, ये कंडीशन है। तो इन सब के अंदर ये मैं अगर बात करूं तो ये छोटी 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 ये जो एंड इनके बनेंगे, लास्ट में एक छोटे से ऐसे सैक लाइक, एक छोटे से थैले के रूप में ये बंद हो जाएंगे। तो ये मैंने थैले 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 बना दिए, छोटे 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 स्पॉन्जी। हाँ, ये बहुत ही बारीक पतली मेम्ब्रेन वाला ये पार्ट है, तो इसमें ये छोटे छोटे बहुत सारी यूनिट पाई जा रही हैं, और इन छोटे से थैले को, ये जो लास्ट टर्मिनल है जो फूला हुआ है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अब थोड़ा बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं ब्रोंकाई के बाद, ब्रोंकाई के बाद क्या बने? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स का लास्ट जो टर्मिनल है, जो एंड है, वो क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। तो यहां तक हवा पहुंचती है, एल्वियोलाई तक। पहले तो ये रास्ता याद हो जाए। अब देखो मैं इस पूरे पार्ट को अलग डायग्राम से समझाता हूं। ये मान लीजिए आपके लेफ्ट और राइट, ये आपके हो गई ब्रोंकाई, ये ऊपर का हो गया आपका ट्रेकिया। यहां से ये मान लीजिए मैंने इस तरह की ब्रांच बनाई, मैंने केवल ये 3 ब्रांच बनाई। ठीक है, ऐसे इधर भी मान लीजिए मैंने केवल 3 ब्रांच बनाई। मैंने बोला कि ये बहुत सारी ब्रांच बनती हैं, समझाने के लिए मैंने 3 बनाई। और यहां पर भी मैंने इस तरह से इसकी भी ब्रांच बना दी, सपोज ये वाली ब्रांच। हाँ, अब बस इतनी सी बनाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो लास्ट ब्रांच है, ये लास्ट में जाके ऐसे फूल जाएगी, ये यहां पे लास्ट में जाके फूल जाएगी, इधर ये आके ऐसे फूल जाएगी ऐसे। अब इसकी भी निकलेंगी और वो भी ऐसे फूलेंगी, वो भी ऐसे फूलेंगी, देखिए इस तरह से। इसकी भी निकलेंगी, वो भी ऐसे ही फूलेंगी। तो ये एक पूरा ऐसा पार्ट बन गया जिसमें बहुत सारी एल्वियोलाई मौजूद हैं, और इधर भी बहुत सारी एल्वियोलाई मौजूद हैं। इन सभी एल्वियोलाई को, क्योंकि बहुत पतली सरफेस है इनकी एल्वियोलाई की, एकदम ट्रांसपेरेंट, तो ये जो एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में है, आप देख रहे हैं कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का गुच्छा बन रहा है, एक बंच बन रहा है।
बहुत सारी एल्वियोलाई उसके पास हैं और हर एल्वियोलाई की जो दीवार है वो बहुत पतली है। इस पूरे गुच्छे को दो मेम्ब्रेन हैं जो इसको पूरा कवर कर लेती हैं ताकि ये सेफ रहे, अंदर का पूरा सामान। ये दो मेम्ब्रेन हैं जो इस पूरे जो बंच ऑफ एल्वियोलाई है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का जो गुच्छा है उसको पूरा बंद कर रही है। दो मेम्ब्रेन हैं, ये डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसी को हम लंग्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंग्स। तो एक लंग्स हमारे लेफ्ट साइड में है और एक लंग्स हमारे राइट साइड में है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हर लंग्स में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये पूरा ब्लड का जाल फैला हुआ है इसके अंदर, पूरा इन एल्वियोलाई के पास पूरा ब्लड का नेटवर्क है। लंग्स में ब्लड आता है और लंग्स से ये ब्लड बाहर भी जाता है। तो यहां पे जो बॉडी से ब्लड आएगा उसमें एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन बहुत कम है। अब यहां से ये ब्लड मान लीजिए इस एल्वियोलाई के पास आएगा। मैं यहां पे एक एल्वियोलाई बना देता हूं, देखिए थोड़ा समझने का है, बाकी कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये एक एल्वियोलाई है जिसकी दीवार बहुत पतली है और यहां पर एक ब्लड कैपिलरीज आई जो इसकी दीवार से बिल्कुल चिपक जाती है। ये इसकी दीवार से बिल्कुल चिपक के जा रही है, ऐसे बहुत पतले पतले ब्लड के पाइप हैं और ये जा रहे, ठीक है। अब यहां पे क्या आई है? यहां पे एयर भरी पड़ी है और ये ब्लड आ रहा है और यहां से ब्लड जा रहा है। अब होगा क्या? ये जो ब्लड गंदा जो आया, लंग्स को जो ब्लड आ रहा है उसमें CO2 तो बहुत ज्यादा है और O2 बहुत कम है। अब ये ब्लड यहां पे आया, इस हवा में जो बाहर एटमॉस्फेयर से आई है, इसमें क्या है? CO2 कम है और O2 बहुत ज्यादा है। होगा क्या? डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन निकल निकल के ब्लड में आ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकल निकल के इस एल्वियोलाई में चली जाएगी। और यहां से जब ब्लड ये जाएगा निकल के तो इसके पास ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो जाएगी और CO2 बहुत कम हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे ब्लड में एक लंग्स एल्वियोलाई की ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आ जाती है और ये ब्लड उस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी की हर सेल तक डिलीवर करेगा। और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जाए उसके लिए ब्लड में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन होता है जो अपने आप से ऑक्सीजन को चिपका लेता है और ब्लड ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बन जाता है। ये हीमोग्लोबिन हमारे RBC में होता है, ठीक है। बात समझ में आई? सर इतनी तो बात समझ में आई। अब ये बताओ कि ये जो हवा है ये क्यों अंदर आती है और क्यों बाहर जाती है? एक बार हवा आ गई, ठीक है, लेकिन ये गंदी हवा हो गई, अब ये बाहर जा रही है, फिर ताजा हवा अंदर आ रही है, फिर गंदी हवा बाहर जा रही है, फिर ताजा हवा आ रही है। आखिर ये क्यों ऐसे हो रहा है? तो उसके लिए आपको एक बार ह्यूमन बींग्स की बॉडी देखनी पड़ेगी। देखिए हो क्या रहा है। ये मान लीजिए हमारा गला है, ठीक है, और ये हमारा चेस्ट है। अब जब हम इस चेस्ट की बात करते हैं, यहां से वो पाइप आ रहा है जिसमें हवा आ रही है सपोज, ठीक है, और एक साइड में लेफ्ट हो गया, एक साइड में राइट हो गया। तो आप बोलेंगे सर सिमेट्री नहीं बनी। कोई बात नहीं, ये आपके लंग्स और ये आपका एक और लंग्स। अब यहां पर लंग्स की बात करते हैं तो नीचे एक मसल्स का बना हुआ एक पर्दा होता है जो हमारे पेट को दो पार्ट में बांट देता है। इस तरह से एक फूला हुआ एक डोम शेप का एक डोम जैसा बन रहा है और वो ये हमारे पूरे पेट को दो बराबर इक्वल पार्ट में लगभग बांट दे रहा है। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसमें तो हमारी इंटेस्टाइन वगैरह होती है, इंटेस्टाइन, और यहां ऊपर वाले पार्ट में हमारे होते हैं लंग्स। यहीं पर आपका लीवर है
यहां पर आपका पेंक्रियाज है, यहां पर स्टोमक है, ये बीच में पार्ट बना रहा है, इसको बोलते हैं हम डायाफ्राम। इसको क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम होता है। और ऊपर का ये जो चेंबर है बिल्कुल एयर टाइट होता है, एकदम पैक होता है, बस केवल नली आ सकती है और नली जा सकती है, एकदम एयर टाइट है। नीचे डायाफ्राम और ऊपर एकदम एयर टाइट। फूड पाइप भी आ रहा है और आपका सांस की नली भी आ रही है, दोनों आ रहे हैं, मैंने केवल एक बनाया। तो ये जो चेंबर है इसको हम बोलते हैं थोरेसिक चेंबर। इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक चेंबर। और इस नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल चेंबर। एब्डोमिनल चेंबर, ये पेट वाला हिस्सा और ये हमारा चेस्ट वाला हिस्सा, इसको चेस्ट बोल देते हैं जनरल भाषा में, चेस्ट। ठीक है, दो चेंबर बन गए। अब आपने गौर किया होगा इन चेंबर में यहां पर रिब्स लगी हैं, हड्डियां लगी हैं, ये रिब्स लगी हैं, कितनी होती हैं? 12 पेयर रिब्स। और रिब्स से मसल्स जुड़ी हैं, ये मसल्स जुड़ी हैं, हर एक रिब्स के साथ मसल्स जुड़ी है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, जब इन रिब्स को मसल्स ऊपर उठाती हैं, जब रिब्स ऊपर की तरफ आती हैं तो हमारा ये चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये जो डोम है इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये पिचक जाता है, इस तरह से हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। फ्लैट हो गया और छोड़ते तो फिर से ऊपर, फिर खींचेंगे फिर से ऊपर, फिर खींचेंगे फिर से ऊपर, ऐसे ऐसे ये होता रहता है क्योंकि इसमें मसल्स होती हैं। एक तो यहां पे काम चल रहा है डायाफ्राम में, इस डोम को नीचे खींचेंगे फिर ऊपर हो जाएगा, फिर खींचेंगे फिर ऊपर हो जाएगा। और एक ये जो मसल्स आपकी रिब्स हैं, इन रिब्स को जो मसल्स हैं वो बार बार ऊपर उठाती हैं फिर छोड़ देती हैं, फिर ऊपर उठाती हैं फिर छोड़ती हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो ये कैविटी है, ये जो चेंबर है, जो थोरेसिक चेंबर है, इसका वॉल्यूम एक बार बढ़ता है और एक बार घटता है। अगर वॉल्यूम बढ़ गया मतलब जगह स्पेस ज्यादा हो गया तो हवा अंदर आ जाएगी, खाली जगह पे हवा अंदर आएगी, और जैसे ये पिचकेगा तो अंदर की हवा बाहर चली जाएगी। आपने जूनियर क्लास में एक बोतल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा जिसमें हम एक बैलून लगाते हैं, और फिर ये थोड़ा सा आपने देखा होगा, बैलून फूलते हैं पिचकते हैं, फूलते हैं पिचकते हैं। ठीक वही हो रहा है, अगर इस चेंबर को आप पिचकाओगे तो लंग्स भी पिचकेंगे, लंग्स पिचकेंगे तो हवा बाहर चली जाएगी। अगर आप इस चेंबर को बढ़ा दोगे, स्पेस बना दोगे, यहां पे स्पेस बनाओगे तो लंग्स फूल जाएंगे, फूलेंगे तो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी। हवा अंदर आना इंस्पिरेशन कहलाता है और हवा बाहर जाना एक्सपीरेशन कहलाता है। और एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपीरेशन को ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं। ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, सांस लेना। 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं अगर हम रेस्ट कंडीशन में हैं। जब आप दौड़ रहे हैं उस वक्त आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो उस वक्त ज्यादा तेज सांस लेनी पड़ेगी। जब आप एकदम आराम कर रहे हैं उस वक्त आपकी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत है, उस वक्त आपको धीरे धीरे सांस लेनी पड़ेगी। अपने आप हमारा ब्रेन ये कंट्रोल करता है कि सांस किस स्पीड से चले। हमारा ब्रेन पूरा बॉडी को कंट्रोल करता रहता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक बार जब आप खुद से ये बुक पढ़ेंगे, ये टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि वाकई में लंग्स के अंदर ऐसी बहुत सारी एल्वियोलाई हैं जो एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं डिफ्यूजन होने के लिए। आपने देखा बिटवीन द एल्वियोलाई लेयर एंड बिटवीन द ब्लड वेसल्स डिफ्यूजन होता है हमारे लंग्स में। और ये सब सिंपल डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऑटोमेटिक होता है,
कोई करवाता नहीं है। और हवा क्यों बाहर जा रही है? क्योंकि अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। बाहर से हवा क्यों अंदर आई? क्योंकि अंदर का प्रेशर घट रहा है। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है? क्योंकि वहां डायाफ्राम और रिब्स ये दोनों काम कर रही हैं, वहां पे मसल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रही है। आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं और हमारा रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट होता है।